हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप बहुत बढ़िया जा रहा होगा आपका दिन। नहीं जा रहा है तो चले जाएगा, क्यों? क्योंकि आज जो है हम बहुत ही अच्छी चीज करने वाले हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है ना वो खत्म होने वाला है भाई साहब आज हमारा। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है उसमें हमने देखिए 2 वीडियो करवा दी हैं अभी तक। 2 वीडियो में हमने ये बताया कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है भाई साहब, उसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना होता है। आज क्या करेंगे, आज हम जो है वो थर्ड वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी। थर्ड वीडियो में हम बताने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में जब भी मीन या वेरिएंस के क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं और हमको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में पहले आप वीडियोस देख लेना, देखो 2 वीडियोस हैं, पहले देख लेना। अगर आप सीधा इस पे जंप करोगे हो सकता है फिर आधी चीजें समझ में ना आए, ऐसा होता है। वैसे मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, बट अगर आप चाहते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग हो तो पहले वीडियोस देखो, क्योंकि इंटरकनेक्टेड होता है सब कुछ। ठीक है, तो हमने देखिए कुछ चीजें पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था जो मीन होता है, कभी भी अगर आपको मीन निकालना हो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में तो उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, एक्स एफ एक्स होता है ना, एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है। ये होता है मीन का फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। इसको जब हम प्रोबेबिलिटी में बोलते हैं तो उसको एक्सपेक्टेशन यानी ई एक्स, और एक्स कैपिटल रखते हैं वैसे ज्यादातर बुक्स में, अगर आप देखोगे तो ये कैपिटल एक्स होता है तो ई एक्स लिख देते हैं। ठीक है, स्मॉल भी रख लोगे तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ई एक्स बोला जाता है यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोला जाता है। कभी भी अगर आपको वेरिएंस निकालना होता है तो वेरिएंस का वैसे जनरल फॉर्मूला जो होता है वेरिएंस का ये होता है कि ई एक्स, ई लिखता हूं मैं, ई एक्स का स्क्वायर, ई एक्स यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर होता है, ई एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको जनरली तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, अदरवाइज अगर इसको याद रखना है तो ऐसे याद रखना है। सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या करेंगे, आप होल स्क्वायर कर देंगे। बस ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, वेरिएंस अगर आपको पता है, मीन आपको पता है कि क्या होता है, तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता है इसमें, बहुत आसान है। ठीक है करना। अभी मैं आपको देखो सिंपल सा एक दो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर आपने वेरिएंस और मीन पढ़ा है, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी चल रही है इससे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दी है आपको, नहीं पढ़ी है तो देख लेना। ठीक है, उसकी वीडियो है हमारे पास में। तो स्टैटिस्टिक्स में जब हम पढ़ते थे तो एक टेबल आती थी हमारे पास में, जिसको हम बोलते थे चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन की। ठीक है, तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है, इसका मुझे पता है, इसलिए मैंने टेबल यहाँ पे रख रखी है। तो याद करो एक ऐसी टेबल होती थी, है ना। तो टेबल के बेसिस पे हम ये देखते थे कि कभी भी अगर मीन में, मॉड में, मीडियन में, वेरिएंस में, स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंजेस होते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है प्लस या माइनस करना। ठीक है, प्लस या माइनस करना। और चेंज ऑफ स्क्वेल का मतलब होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। तो अगर मैंने चेंज ऑफ स्क्वेल स्केल वर्ड यूज कर रखा है तो इसका मतलब मैं डेटा को किसी नंबर से, कोई स्पेसिफिक नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैंने चेंज ऑफ ओरिजिन वर्ड यूज करा है तो इसका मतलब यह है कि मैं डेटा को जो है ना, किसी नंबर के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो चेंज ऑफ ओरिजिन इसी तरीके से आया, क्योंकि हम किसी भी डेटा का ग्राफ बना सकते हैं तो हम ग्राफ को कैसे शिफ्ट करते हैं, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है जो हम कॉनिक सेक्शन में पढ़ते हैं, बस वैसे ही है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मान लेते हैं मीन के केस में क्या होता है कि अगर आपने मान लेते हैं कोई 10 नंबर है, सपोज करो 10 नंबर है हमारे पास में, उनका मीन जो है वो 50 है। 10 नंबर कैसे, x1 x2 x3 ऐसे करते 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 10 नंबर है हमारे पास में। ठीक है, सबको अगर मैंने इसका मीन निकाला, मीन मतलब माध्य, है ना, इन सबका जो एवरेज निकाला मैंने, एवरेज 50 आया। तो अगर मैंने क्या करा, हर नंबर में कोई नंबर, हर नंबर में जैसे ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये ऐसे करके 10वां नंबर है, सबके सब नंबर में मैंने कोई नंबर जोड़ दिया। सपोज करो एक कॉमन नंबर जोड़ दिया, कॉमन नंबर का नाम है 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है। सपोज करो मैं 7 बोल रहा हूँ और इसको मैं ए बोलता हूँ। ठीक है, तो होता क्या है, जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि इफ द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 50, ठीक है, एंड 7 इज एडेड to each of the given observations, ठीक है, each of the given observation, then find the new mean। तो नया मीन क्या होगा। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, अगर 10 नंबर का मीन जो है वो 50 है, हर ऑब्जर्वेशन में मैं 7 7 7 7 जोड़ देता हूं, तो नया मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको उस केस में न्यू मीन निकालना होता है तो न्यू मीन पे उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आपने हर नंबर पे इफेक्ट डाला है, सेम सेम। तो आप बोलेंगे सर हर नंबर पे हमने 7 जोड़ा है तो नए मीन पे भी 7 जुड़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब ये होता है कि अगर आपको ओल्ड मीन गिवन है,
और आपको नया मीन निकालना है, तो आपको करना कुछ नहीं है। नए मीन निकालने के लिए आपको वो नहीं करना कि टोटल सम निकाल के उसके बाद दोबारा से सब कुछ ऐड वैड करके आपको सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये नंबर पता होना चाहिए क्या नंबर हमने जोड़ा है सब में, वही नंबर आपको यहाँ पे जोड़ देना होता है, वो नया मीन बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन से बचना होता है और आपको एक फिक्स नंबर जोड़ देना होता है। ठीक है, वो फिक्स नंबर को हम जनरली ए बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि अगर इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि जब भी आप क्या करते हो कि आपको ऑब्जर्वेशन, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया होता है और आपसे ये बोला जाता है कि इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन, मॉड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ इतना है। तो बताओ अगर मैंने इसमें चेंज कर दिया कुछ, या तो मैंने प्लस कर दिया, या तो माइनस कर दिया, या तो मल्टीप्लाई कर दिया, या तो डिवाइड कर दिया, तो नए वाले मीन या नए वाले मोड या नए वाले मीडियन या नए वाले वेरिएंस या नए वाले स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए आपको याद रखना है, अगर मीन का केस है तो मीन के केस में ये होता है, मीन मीन चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों पे इफेक्ट करता है। यानी अगर आपने हर ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा तो नया मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड करा तो नया मीन भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्लस करा तो नए मीन में भी वो नंबर आप प्लस कर दोगे, माइनस करा तो नए मीन में भी वही नंबर आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट। यानी अगर मान लेते हैं मैंने बोल दिया आपको 10 की जगह पे 50 ऑब्जर्वेशन है, 50 ऑब्जर्वेशन का मीन है भाई साहब 252। हर ऑब्जर्वेशन में मैंने 10-10 जोड़ दिया, नया मीन बताओ। तो नया मीन निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे, पुराने मीन में 10 जोड़ देंगे, बस ये नया मीन आ गया, बस इतना काम करना है। माइनस करना, सपोज करो मैंने बोल दिया कि हर ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या करा, 10 माइनस कर दिया, तो क्या करेंगे, नया मीन निकालने के लिए 250 में से माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई करा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करा है तो डिवाइड कर देंगे। बस इस तरीके से आपको क्या, नया मीन मिल जाएगा। बात आ गई समझ में। अब देखो, तो जब भी हम चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं तो मीन, मॉड और मीडियन, इन तीनों पे उसका इफेक्ट पड़ता है, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का। यानी आपको क्या करना है, वही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना है। लेकिन वेरिएंस के केस में अगर हम बात करें, तो वेरिएंस के केस में कभी ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ नंबर जोड़ा तो उसका वेरिएंस चेंज हो जाए। वेरिएंस चेंज नहीं होता। यानी चेंज ऑफ ओरिजिन का वेरिएंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मीनिंग ये है कि अगर सपोज करो मैंने बोल दिया वेरिएंस है कोई कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन या कुछ फंक्शंस का वेरिएंस वेरिएंस है मेरे पास में। ठीक है, वेरिएंस ऑफ कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने सपोज करो मैंने बोल दिया कि पुराना वेरिएंस है हमारे पास में 10। हर ऑब्जर्वेशन में कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे x1 x2 डॉट 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 करके xn तक, हर ऑब्जर्वेशन में मैंने 4-4 जोड़ रखा है। अब बताओ नया वेरिएंस क्या होगा। तो नया वेरिएंस जोड़ने पे या घटाने पे चेंज नहीं होता, जोड़ने पे या घटाने पे चेंज नहीं होता। तो अगर मैंने ऐसे लिख रखा है वेरिएंस ऑफ, सपोज करो कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास में x, वो जो है 15 है, और वेरिएंस ऑफ बताओ कि x प्लस 5 का कितना होगा, तो याद रखना वो 15 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वेरिएंस वेरिएंस जो होता है वो चेंज ऑफ ओरिजिन में कोई इफेक्ट नहीं डालता, सेम रहता है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम रहता है। क्या चेंज ऑफ स्केल में भी ऐसा होता है? नहीं, चेंज ऑफ स्केल में ऐसा नहीं होता। चेंज ऑफ स्केल में क्या होता है कि अगर आपने मान लेते हैं कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी है और उनका वेरिएंस दे रखा है आपको, सपोज करो वेरिएंस 15 दे रखा है, और मैंने बोला हर ऑब्जर्वेशन को, जैसे x1 x2 कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास में, उनको मैंने हर ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया वेरिएंस बताओ क्या होगा। तो याद रखिएगा, न्यू वेरिएंस निकालने के केस में आपको जो नंबर होगा, नंबर क्या था 5, उसके स्क्वायर को ओल्ड वेरिएंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओल्ड वेरिएंस कितना है? 15। तो यहाँ पे लिखा होगा ए स्क्वायर इंटू ओल्ड, का मीनिंग ये है, ए स्क्वायर मतलब ये जो नंबर है इसके स्क्वायर को 15 यानी ओल्ड वेरिएंस से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका भाई साहब जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो वेरिएंस जब भी डिवाइड करना होगा तो डिवाइड भी इसी तरीके से करना है, मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरिएंस के केस में स्क्वायर से करना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में मॉड ऑफ ए से करना होता है। मॉड ऑफ ए का मतलब ये होता है नेगेटिव नहीं आता वो, ठीक है, पॉजिटिव रहता है ऑलवेज। ठीक है, अब ये 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बेसिस पे और जो फॉर्मूले बताए अभी थोड़ी देर पहले, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। पहले हम फॉर्मूले के बेसिस पे करवाते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक तो फंक्शन ही है ना, है ना। तो फंक्शन के बेसिस पे कुछ पहले तो बहुत ही इजी क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ताकि आपको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ना चीजें देने शुरू करेंगे। क्लियर है? तो चलो, जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे ये बोला गया है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, कोई फंक्शन है और वो कुछ इस x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो बताओ कि इसका मीन क्या होगा। ठीक है, रैंडम वेरिएबल x है, इसका मीन क्या होगा। ठीक है, तो
मीन बताना है हमारे को, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर मेरे को मीन बताना है, मीन को म्यू से डिनोट करते हैं वैसे हम, ठीक है। मीन बताना है तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है, एफ एक्स डी एक्स होता है। और मैंने आपको बताया जब भी आपको रेंज गिवन है जैसे 0 से 1, तो आपको 0 से 1 में सीधा सीधा मीन निकाल लेना। तो मीन की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन 0 से 1, है ना, 0 से 1 एक्स और एफ एक्स कितना दे रखा है, 2x dx, बस इसका इंटीग्रेशन करो, आंसर खत्म। तो 2 को बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर हो जाता है वो, है ना। तो 2 को बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है मेरे को, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में 0 से 1 है एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्स रेस टू पावर एन वाला फॉर्मूला लगा के, है ना। क्या, एक्स रेस टू पावर n+1 अपॉन n+1। समझ में आना चाहिए बच्चे आपको, है ठीक है। तो अगर ये होता है n, जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2+1 2+1, एक पावर बढ़ा देनी है बस आपको। तो 2 इंटीग्रेशन में x³ अपॉन 3 हो जाएगा, 2+1 3 अपॉन 2+1 3। तो 0 से 1 हो गया, 1 डालो पहले फिर 0 डालो, 0 डालने पे देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 डालेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 इंटू 1³ अपॉन 3 माइनस 0³ अपॉन 3, ये 0 डालने पे होगा। तो 1³ अपॉन 3 यानी 1/3, है ना। और 2 इंटू 1/3 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 2/3। तो 2/3 ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर जो भी है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। देखो याद रखिएगा जब भी हमारे को क्वेश्चन करने होंगे इसी तरीके से करने पड़ेंगे। अब एक चीज याद रखिए, जब भी पीडीएफ के क्वेश्चन आते हैं तो ये जो आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है 0,1 ऐसे लिखा जाए x बिलोंग्स टू, या x बिलोंग्स टू 0,1 लिखा जाए, एक ही बात है। एक ही बात क्यों है, ये तो क्लोज ब्रैकेट है, ये तो ओपन ब्रैकेट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीडीएफ के क्वेश्चन में जो क्लोज ब्रैकेट होता है उस पे जो कर्व की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना, उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। तो 0 पे अगर मैं चेक करूंगा सिर्फ 0 पे तो वो 0 है, ठीक है। 1 पे अगर मैं चेक करूंगा सिर्फ 1 पे तो वो 0 है, लेकिन अगर इसके बीच में चेक करूंगा तो वो निकल सकता है। इसमें एक दो चीजें और भी याद रखनी है। वेरिएंस का मतलब ये होता है कि वो कर्व में जो है वो कितना चेंज आ रहा है, यानी रैंडम जो वैल्यूज है ना रैंडम वेरिएबल की, वो कितना चेंज कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसे समझिएगा आप कि हर फंक्शन का मैं एक कर्व बना सकता हूँ। अब मैं कर्व हर बार ऐसा बना के दिखाता हूँ आपको, कैसा भी बना सकते हो आप। हर फंक्शन का एक कर्व बना सकता हूँ, और कर्व में जो है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वही, उसमें कितना चेंज आ रहा है उसी को हम बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। तो अगर कभी भी कांस्टेंट नंबर पे आपको वेरिएंस निकालना पड़ा, जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, 2x नहीं 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 2, क्या ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो आप बोलेंगे यस सर। तो इस पे दो आंसर निकल सकते हैं आपके, दो आंसर, या तो 0 या तो कुछ एक आपका इंटीग्रेशन करके आंसर निकलेगा। कैसा, इंटीग्रेशन करके आंसर निकलेगा। अब आप बोलेंगे सर 0 कब निकलेगा और इंटीग्रेशन करके आंसर कब निकलेगा, ये बताओ। देखो 0 तब निकलेगा जब रैंडम वेरिएबल आपसे 0 1 2 3 4 5 यानी एक काउंटेबल नंबर पे वो क्या करें, आपसे कर्व की वैल्यू पूछ लें। मतलब आपसे बोले कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है कोई फंक्शन, और x इज इक्वल टू, एक्स बिलोंग्स टू ना लगा के x इज इक्वल टू बोल दे, वो 0 पे बताओ इसका आंसर कितना होगा, या x इज इक्वल टू 1 पे बताओ इसका आंसर कितना होगा, या x इज इक्वल टू 2 पे बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन है ये, है ना। कांस्टेंट फंक्शन पे अगर मैं इसका मान लेते हैं इसका फैलाव देखूंगा, तो आप समझ पा रहे हैं ये y बोलते हैं हम इसको, एफ एक्स को y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो जब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखे। अगर मैं सोच रहा हूँ आपसे x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू बताओ, तो ये है ना इसकी वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू, ठीक है, ये बन रही है, ठीक है 1,2, ठीक है। तो 1,2 अगर ये वैल्यू बन रही है इसकी, ये 1 है ये 2 है, तो भाई साहब अब मैं इसका कहां से इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसका वेरिएंस कैसे निकालूं, पॉसिबल ही नहीं है। तो याद रखिएगा जब भी कांस्टेंट फंक्शन का वेरिएंस निकालना होगा तो वो दो आते हैं, या तो वो 0 आते हैं या तो इंटीग्रेशन करके आएंगे। इंटीग्रेशन कब करके आएंगे, इंटीग्रेशन करके आप निकाल सकते हो, यानी कांस्टेंट फंक्शन का वेरिएंस 0 भी होता है और 0 नहीं भी होता। 0 तब होता है जब वो सीधा सीधा आप कोई कांस्टेंट वैल्यू पे उसको निकाल रहे हो, या मान लेते हैं 0 1 2 3 4 इस तरीके से किसी वैल्यू पे निकाल रहे हो आप, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं उसको आप क्या करते हैं, एक लिमिट के अंदर निकाल रहे हो, जैसे 0,1, तो इसका मतलब ये है 0 से लेके 1 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, जहां पे ये फंक्शन जो है वो अपना चेंजेस आ सकते हैं उसमें। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का ही अगर मैं बनाऊं, तो 0 से लेके 1 तक इतना ग्राफ जो है वो कुछ भी वैल्यूज ले सकता है। तो अब आप इसका जो है वेरिएंस निकालना पॉसिबल होता है। तो वेरिएंस कब निकलता है, जब
एक इंटरवल की फॉर्म में आपको वैल्यूज दे रखी हो, वेरिएंस कब नहीं निकलेगा या जीरो निकलेगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा, जीरो कब होगा, यानी कोई चेंज कब नहीं होगा, जब वो नॉर्मल नंबर पे आपसे पूछ रहा होगा, कांस्टेंट वैल्यू पे पूछ रहा होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का वेरिएंस जीरो नहीं होता, याद रखना। कांस्टेंट फंक्शन का वेरिएंस डिस्क्रीट वैल्यू के लिए जीरो हो सकता है, कंटिन्यूअस के लिए वैल्यू के लिए जीरो होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई? चलो, अब हमने इतना ज्यादा आपको चीजें बता दी हैं, अब थोड़ा थोड़ा करके हम क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। देखो इसका हमने क्या निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, मीन। अब इसका क्या निकालेंगे? वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस निकालने के लिए देखो फॉर्मूला तो वही है। फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर एफ एक्स। याद रखो एक्स स्क्वायर एफ एक्स होता है माइनस किसका स्क्वायर होता है? एक्स एफ एक्स का स्क्वायर होता है, ठीक है, एक्स एफ एक्स डी एक्स का स्क्वायर होता है। ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो करेक्ट आंसर दोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसकी वैल्यू तो निकाल लेते हैं ना हमने, 2/3 होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। और एक्स स्क्वायर एफ एक्स, एक्स स्क्वायर एफ एक्स का मतलब होता है एक्स स्क्वायर ये रहा, एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है 2x, ठीक है, 0 से 1 dx, माइनस लगा दो, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर चुका हूं ना पहले ही, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो मैं इसलिए डायरेक्ट लिख दिया इसको। एक्स रेस टू पावर 3 ये हो गया, और 2 को बाहर निकाल लो, 0 से 1 हो गया, dx हो गया। एक्स रेस टू पावर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं करना इसमें, बस हमारे को क्या करना है, एक्स रेस टू पावर 4/4 कर देना है सर, ठीक है। तो जैसे ये करोगे 0 से 1 तक की लिमिट डालोगे, 2 को बाहर रखोगे, -4/9 लिख दोगे आप। अब देखो 1/4 माइनस 0/4 है ना, 1 की पावर 4/4 1/4, माइनस 0 की पावर 4/4 0/4। इंटीग्रेशन छोटा मोटा आना चाहिए आपको, है ना। तो जैसे हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 -4/9। तो कितना हो रहा है? 1/2 है ना। तो कितना हो गया? 1/2 -4/9, तो 18 आता है इसका एलसीएम नीचे। ऊपर कितना होगा? 2 नीम 18 और 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, तो 1/18 इसका आंसर आ गया। तो बच्चे ऐसे इसको निकालना है, ज्यादा टफ नहीं है। टफ लग रहा है? नहीं लग रहा ना? हाँ, तो ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको छोटे छोटे चीजों से बड़ी बड़ी चीजों की तरफ जाना है, ठीक है। जैसे आपको चीजें आनी शुरू हो जाएंगी आप कर पाएंगे इसको, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और नया क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा और इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। देखिए क्वेश्चन है, द वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल इज 0 1 अनडिफाइंड इक्वल टू इट्स मीन। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल है, इसका वेरिएंस कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया मैंने। हाँ बिल्कुल सही, इसका क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। इसका क्या होगा? जीरो होगा। क्या ये हर बार जीरो होता है? ना, ठीक है। पीडीएफ के केस में जीरो नहीं होगा, ठीक है, ऐसे याद रखना है। चलिए एक और देखते हैं जरा। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? पहली स्टेटमेंट दे रखी है, मीन इज द फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। चलो अभी तक मोमेंट आपको नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, वैसे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मीन जो होता है फर्स्ट मोमेंट होता है, ठीक है। सेकंड मोमेंट की हेल्प से हम वेरिएंस निकालते हैं, बाद में बताएंगे उसको, ठीक है, कैसे होता है। तो मीन फर्स्ट मोमेंट होता है, ठीक है। फिर बोल रखा है वेरिएंस जो होता है उसे, हाँ ठीक है ये होता है, ओके। वेरिएंस जो होता है उसकी हेल्प से आप क्या सेकंड मोमेंट निकालते हैं? बिल्कुल निकालते हैं, वेरिएंस ही होता है सेकंड मोमेंट, है ना। नेक्स्ट आपको दे रखा है, आपको इन दोनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, हमने ये दोनों ऊपर वाला आपको पढ़ाया नहीं अभी, तो इनको मैंने काट दिया आपके लिए। ये दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, आपको ये बतानी है इनकरेक्ट कौन सी है, ये वाली इनकरेक्ट है, ये वाली इनकरेक्ट है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से 50% चांस है आपके सही होने की, प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ ली है ना। 50% चांस है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी में से एक आंसर दो, बताओ कौन सा करेक्ट है। बना लिया? चलो देखो फर्स्ट आंसर करेक्ट है या नहीं है, देखते हैं। मैंने आपको बताया था इसका मीनिंग होता है एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है मीन। इसका मतलब ये होता है, क्वेश्चन में बोल रखा है मीन ऑफ, मीन ई, मीन ऑफ ए एक्स प्लस बी जो है ना, वो ए टाइम्स ऑफ मीन ऑफ एक्स प्लस बी के बराबर है। इसका मतलब ये है, जब हम सपोज करो हमारे पास में कोई डेटा है, तो उसको हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है, फिर कोई नंबर ऐड कर रखा है, तो क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि नया वाला मीन जो है ना, कोई डेटा है उसके ऑब्जर्वेशंस को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा है और उनमें कुछ नंबर ऐड करा है, तो क्या नए वाले मीन में भी वही नंबर मल्टीप्लाई और ऐड हो जाता है, हाँ या ना? होता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ये तो करेक्ट है। अब वेरिएंस वाला देखो, वेरिएंस में क्या लिखा हुआ है? वेरिएंस में ए एक्स प्लस बी जो बोल रखा है वो बोल रखा है ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस
v लिख देता हूँ, वेरिएंस ऑफ x प्लस b के बराबर होता है। क्या ये बात सही है? तो इसमें ऐसा समझो कि कुछ रैंडम वेरिएबल है, उसको हमने क्या करा, किसी नंबर a से मल्टीप्लाई करा और कोई नंबर b उसमें जोड़ा। अब नया वाला वेरिएंस जो होगा, नया वाला वेरिएंस निकालने के लिए उसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें b जोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? तो याद रखिएगा नहीं, नया वाला वेरिएंस निकालने के लिए अगर आपको न्यू वेरिएंस निकालना है तो न्यू वेरिएंस निकालने के लिए याद रखिएगा आपको क्या करना है, बस इस नंबर को a स्क्वायर से, पुराने वाले वेरिएंस को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। रीजन क्या है, प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें b? क्योंकि वेरिएंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है भाई साहब चेंज ऑफ ओरिजिन से, चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। यानी इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट ही नहीं पड़ता, प्लस या माइनस नहीं करना होता। मैंने अभी आपको बताया था अगर ओल्ड वेरिएंस आपको 15 दे रखा है, मैंने हर ऑब्जर्वेशन में क्या करा, 10-10 जोड़ दिया। न्यू वेरिएंस बताओ, तो न्यू वेरिएंस 15 ही रहेगा, 10-10 जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मल्टीप्लाई करा तो न्यू वेरिएंस उस केस में 10 से स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को। तो याद क्या रखना है कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का काम अलग है ना? चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल का काम अलग है। तो ये जो आंसर है ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इसके लिए इसी वजह से क्या है, सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, थर्ड वाली, फोर्थ वाली स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात समझ में? अब आप बोल रहे थे, अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपके 10 मिनट क्यों लिए मैंने? 10 मिनट इसी वजह से लिए क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन होते हैं आप बेसिक से ही कर पाओगे, है ना? आपके लिए, इसके लिए कोई कैलकुलेशन तो है नहीं अपने पास में, तो कैलकुलेशन नहीं है तो ये क्वेश्चन होंगे ही नहीं सॉल्व जब तक आपको ये सब चीजें नहीं आती होंगी। इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लेता हूँ बेसिक बताने में। आगे बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, सॉल्व करना है इसको। अभी हमने आपको कुछ बताया था एफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 करके ना। चलो स्टार्ट करो, बताओ इसका आंसर कितना होगा। क्या इसका आंसर निकल सकता है, जीरो होगा, कुछ और होगा? बताओ क्या होगा। मीन निकालना है। अच्छा मीन पे तो मैंने वैसे भी नहीं बताया कुछ, ठीक है, वेरिएंस पे बताया था, है ना? तो चलो स्टार्ट करो, इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग बताना कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बना लिया? बढ़िया। चलो अब इसको वीडियो पॉज करके भी आप बना सकते हो, हम इतना ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है आपको, है ना? और मुझे पता है अगर मेरे को मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स एफ एक्स डी एक्स। सही है ना? लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 तक है। स्टार्ट करो। एक्स एफ एक्स की वैल्यू तो 1 ही है, डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से 1, मुझे x का इंटीग्रेशन आता है भाई साहब, सबको आता है। एक्स स्क्वायर अपॉन टू 0 से 1, पहले 1 डालेंगे, 1 स्क्वायर अपॉन टू 1/2, 0 डालेंगे, 0 खत्म हो गया आंसर। 1/2 कितना होता है, 0.5। लो, इजी, बहुत ज्यादा इजी भाई साहब, है ना? समझ में आ गया? चलो बढ़िया है, टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर फॉर x बिलोंग्स टू 0,1, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरे को लगता है मैंने 2 बार डाल दिया है स्लाइड में, एक बार और कहीं और है, देखता हूँ। हाँ यहाँ पर ये रहा, ठीक है, वेरिएंस और मीन पे ये वाला क्वेश्चन मैंने 2 बार डाल दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, आप को ऐसे पढ़ना है इसको या वैसे पढ़ना है, कैसे भी पढ़िए, 0 से 1 के बीच में है, अदरवाइज 0 इसकी वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताओ यानी मीन बताओ। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करें इसको। हम्म 4 ऑप्शन चाहिए तो मैं दे देता हूँ। 4 ऑप्शन कहाँ थे, इससे पहले अभी मैंने कहीं क्वेश्चन दिखाया था आपको, यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, ठीक है। यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन बताओ क्या होगा। ठीक है, आप इसमें 60 सेकंड, 70 सेकंड, 80 सेकंड जो लेने हैं आपको, आप अपना टाइम लीजिए और एक आंसर अपने दिमाग में रखिए कि सर ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर आपका आंसर मेरे से मैच कर जाता है तो मजे आ गए आपके, नहीं करता तो क्या ही हो सकता है। ठीक है, फिर पढ़िए आराम से। इधर ध्यान से देखो, फंक्शन की वैल्यू जो रखी है वो दे रखी है 3x स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू 0,1। तो फंक्शन ऐसे लिखा जाए या फंक्शन ऐसे लिखा जाए भाई साहब, ठीक है, हम उसको आसान तरीके से लिख के दिखा रहे हैं वहां पे, और यहाँ पे ऐसा लिख के दिखा रहे हैं, दोनों फंक्शन सेम ही है, अगर आप देख पा रहे हो तो, है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये दिखने में आसान लग रहा है और ये दिखने में टफ लग रहा है, सेम ही चीज है और लिखने का तरीका है। ठीक है, चलो तो देखो, अब इसमें आपको निकालनी है एक्सपेक्टेशन यानी मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने का फॉर्मूला बताओ, इंटीग्रेशन 0 से 1, है ना, एक्स एफ एक्स। ठीक है, चलो आंसर पता लग गया आपको, गुड। 0 से 1, एक्स की वैल्यू, सॉरी एफ एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर, 3 को बाहर निकाल लो। ठीक है, तो 3 को बाहर निकाल दिया हमने तो ये एक्स क्यूब बन गया, 0 से 1 एक्स क्यूब डी एक्स। अब एक्स क्यूब का एक्स रेस टू पावर 4/4 होता है, 3/4 को बाहर निकाल लेता हूँ 0 से 1। ठीक है, 1 डालेंगे 1 आ जाएगा, 0 डालेंगे 0 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1, तो 3/4 इंटू 1, आंसर कितना 3/4। लो, कितना इजी क्वेश्चन है।
समझ में आया? अगर मैं इसी का बोलूं आपको वेरिएंस निकालो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? मीन पता लग गया ना, मीन कितना है 3/4, वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ना, एक मिनट मैं चेक करता हूँ, मेरे पास में वेरिएंस का नहीं है, वेरिएंस का यहाँ से उठा के देता हूँ, इसका वेरिएंस निकालो चलो। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इसका वेरिएंस बताओ, चलो इसी में ही आगे। ठीक है, क्या करेंगे वेरिएंस के लिए, जल्दी बताओ। हाँ, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वेरिएंस का फॉर्मूले के लिए, ये होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, 0 से 1 तक की लिमिट है तो वहीं पे रखता हूँ, बाकी पे तो फंक्शन जीरो ही है वैसे भी, है ना, तो 0 से 1 तक की लिमिट, तो 0 से 1, 0 से 1, ठीक है, एक्स एफ एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो होल स्क्वायर, चलो सॉल्व करें। 3/4 का स्क्वायर कितना होता है, 9/16, कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत है नहीं? ओके, एक्स स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर यानी 3 को बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो इससे, डायरेक्ट कर लूँ चलेगा? चलो ठीक है, इतना डायरेक्ट भी नहीं करते, एक्स रेस टू पावर 4 बनाइए, है ना, तो एक्स रेस टू पावर 4 बना, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स रेस टू पावर 4, एक्स रेस टू पावर 4 का इंटीग्रेशन जो होता है एक्स रेस टू पावर 5/5, है ना, लिमिट क्या है 0 से 1 है, ये हो गया 9/16 माइनस में, तो चलो 1 की पावर 5 1 होता है, बाई फाइव हो गया, 0 हो गया, तो 3/5 बन रहा है, माइनस का 9/16 बन रहा है। अब इसको सॉल्व करने का काम आपका, 80 आ रहा है नीचे, है ना, ऊपर कितना आएगा, 5 16 पंजे 80, है ना, और 16 3 48, 48 आएगा, और 5 9 45 आएगा, 45 आएगा, तो 3/80 मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये अगर आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन तो है नहीं अपने पास में, है ना, तो अगर ये आपका आंसर आ रहा है तो शायद करेक्ट होगा वो। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन का काम है वो खुद कर लेना इतना। ठीक है, चलो बढ़िया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ये हो गया, इस पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेट एक्स हैव पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स बिलोंग्स टू 0,2, बताओ वेरिएंस क्या होगा इसका। ठीक है, 1/3 2/3 1 या 4/3। अब याद रखिएगा इसमें जीरो नहीं दे रखा, जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जीरो हर जगह नहीं होता, है ना, जीरो तब होता है जब वो डिस्क्रीट वैल्यू पे पूछ रहा है आपसे। रैंडम वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है, उस पर डिपेंड करता है कि वेरिएंस जो होगा वो जीरो होगा या कुछ और होगा। ठीक है, ये बात याद रखना, और इसके क्वेश्चन कहीं और मिलेंगे भी नहीं, तो मेरे को बड़ी मुश्किल से 2 4 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे आपको, वो ढूंढ लेना, अपने आप कर लेना उसको। चलो स्टार्ट करते हैं हम, वेरिएंस निकालना है हमारे को, है ना, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस, माइनस इन्फिनिटी क्यों लिखना, 0 से 2 एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स एफ एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक, कोई डाउट किसी भी तरीके का, पक्का? चलो, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 ये हो गया, 0 से 2 डी एक्स माइनस एक्स इंटू 1/2, 0 से 2 डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तो बाहर निकाल दूंगा, इसको देखो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो बाई 3 को बाहर निकालते हैं, 1/2 को बाहर निकालते हैं, 1/6 हो गया है, 0 से 2 माइनस 1/4 हो जाएगा, ये बाहर निकाल के, है ना, 1/4 हो जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो 16 बनेगा मेरे हिसाब से ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका होगा, है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका होगा, और 2 उसका भी निकलेगा, 2 इसका भी निकलेगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है अपने को 0 से 2 तक की लिमिट में, और इसका स्क्वायर कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो 1/6, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8/6 हो गया। ठीक है, 8/6 माइनस ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/16 1 हो रहा है, तो 8/6 का मतलब होता है 4/3, तो 4/3 -1, तो कितना हो गया भाई साहब, ये 1/3 हो रहा है, तो है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, आपका भी ये निकला, ये निकला तो बहुत ही बढ़िया, शाबाश, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं बस, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं, नहीं निकला तो वैसे तो निकल जाना चाहिए था आपका, थोड़ा बहुत डिसहार्टेंड होना भी चाहिए आपको, है ना, इतने सारे क्वेश्चन के बाद में। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये तो शायद हो चुका है ना, ये हटाओ,
ये भी हो चुका है, ये ये भी हो चुका है शायद। ओके, इसमें ये खाली एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस का नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, इसके बाद मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है मेरे हिसाब से, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ तुम्हारे को, दे दूँ। ये वाला कुछ नहीं करना आपको, देखो इंटी माइनस इन्फिनिटी से पहले तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से c की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। c की वैल्यू जैसे ही फाइंड करोगे फंक्शन में यहाँ पे रखना, पता लग जाएगा फंक्शन क्या है, ठीक है। जो भी आएगी c की वैल्यू, है ना, तो c एक्स स्क्वायर ऐसे बनेगा ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिमिट रखना -1 से 1, है ना, तो लिमिट रख के जो भी आपका बनेगा -1 से 0, 0 से 1, ठीक है, या जो भी लिमिट पे आपका बनेगा आप लिमिट लगा के इसमें, इसके बाद में क्या करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, ये फंक्शन मिल जाएगा। जैसे ही फंक्शन मिला, वेरिएंस एक्सपेक्टेशन निकालो, फिर प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 निकाल दो, काम खत्म। नेक्स्ट देखना जरा, ये होमवर्क में है, ये भी होमवर्क में रखो। इजी क्वेश्चन है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रखी है इसमें लिमिट, 0 से आगे तक की, यानी 0 से इन्फिनिटी तक की आपकी लिमिट लेनी है आपको। इन्फिनिटी ले सकते हो, ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा वो, ठीक है ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस इन्फिनिटी 0 पावर में बन जाता है वो, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको कर सकते हो आप। तो 0 से इन्फिनिटी लेंगे, वेरिएंस इसका निकालना है और इसका मीन भी निकालना, दोनों चीजें निकालना, मीन वेरिएंस, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना करते हैं, और मुझे लगता है आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपसे आंसर नहीं हो रहे हैं इसके, मुझे बता देना, बता दूंगा मैं, ठीक है ना। चलो बाय बाय।